चीफ इलेक्शन कमिश्नर डस्का के इलेक्शन की वजह से रात भर अपने घर नहीं पहुंचे। उन्होंने रात कहां गुजारी, आज हम आपको यह भी बताएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने जो चार्जशीट जारी की है हुकूमत के खिलाफ, पंजाब इंतजामिया के खिलाफ, उस पर भी बात करेंगे। फिर दो बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले अब सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग के हवाले से जो रेफरेंस ज़ेर समात है, उसके बाद इखलाकी पहलुओं पर बात करेंगे जो अभी तक जिन पर किसी ने बात नहीं की। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि मेरे AM न्यूज़ को जिसे आप बहुत शौक और दिलचस्पी से देखते हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, चाहे तनकीद करें लेकिन कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 4 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुए। पुरम एजेंसी PTI ने जीत ली। वो उस इलाके में यही रवायत है कि जो हुकूमती उम्मीदवार है हम वो जीता करता है। JUI के मुनीर औरकज़ई के इंतकाल के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी। हमदर्दी का वोट इसलिए नहीं मिल सका कि मुनीर औरकज़ई के ख़ानदान में से कोई उम्मीदवार नहीं था, वरना शायद ये नशिस्त JUI जीत जाती। ताहम JUI ने भी दादी का इल्ज़ाम आयद किया। नौशहरा मुस्लिम लीग नून जीत गई। PP 51 पंजाब में वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। NA 75 सियालकोट यानी डस्का 6 जिसे कहते हैं, वो नशिस्त भी इब्तदाई तौर पर तो जो गैर हतमी नताइज आए उसमें मुस्लिम लीग नून ने जीत ली, लेकिन रात तकरीबन 3 बजे के बाद इस इलेक्शन का नतीजा रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज जारी हुई और उसमें क्या कहा गया इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन पहले जरा बात करते हैं सेनेट ओपन वोटिंग के अखलाकी पहलुओं के हवाले से जिन पर अब तक बात नहीं हुई। नाज़रीन, दुनिया में जब से दसातीर के का सिलसिला शुरू हुआ, जब से दस्तूर बना, रूसो जो पहली शख्सियत कहलाते हैं फ्रांस के, जिन्होंने जब यूँ समझिए कि दस्तूर और जमहूरियत की बुनियाद उनकी जो राइटिंग्स थी और जो उनके नज़रियात थे उनके बाद पढ़ी है। लेकिन जो दुनिया में के तमाम दसातीर आप उठाकर देख लें, उसमें जो दस्तूर है ये अवाम पर एतमाद के लिए बनाए गए हैं और अवाम के रियासत पर एतमाद के लिए बनाए गए हैं। ये दो ही पहलू हैं इसके। इसका इखलाकी पहलू नाज़रीन ये है कि अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करें और खुफिया राय दही की बुनियाद पर नुमाइंदे मुंतखब करें, चाहे वो कौमी असम्बली के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हो या चाहे सेनेट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। चूँकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सेनेट इंतखाब में वोट डालते हैं पाकिस्तान में और दुनिया के बाद दीगर मुल्कों में, तो इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट कहा जाता है। लेकिन जो इसका इखलाकी पहलू है वो ये है कि खुफिया राय दही की बुनियाद पर इसलिए इलेक्शन करवाया जाता है कि लोग आज़ादाना तौर पर अपनी राय का इजहार कर सकें और जो खतरात और खदशात होते हैं, मसलन दुनिया भर में ऐसा होता रहा है कि अगर आप सियासी जत्थेबाजी करते हैं या सियासी जमातें बनाते हैं या सियासी ग्रुप्स बनाते हैं तो फिर दुश्मनियां भी जन्म लेती हैं और कत्लो गारतगरी के वाक़यात होते हैं। दुनिया भरी पड़ी है। बरतानिया की अगर हम 600 साल पहले की तारीख देखें, जब से बरतानिया में जमहूरियत कायम हुई है, तकरीबन अब तो 650 साल हो गए। इंडिया देख लें, अमेरिका देख लें, अमेरिका में 200 साल की लड़ाई के बाद फिर आइन साजी का अमल और रियासती कवानीन का अमल शुरू हुआ। तो उसमें उसकी बुनियाद यही थी कि ज़रा सी मामूली रंजिश की बुनियाद पर कत्लो गारत का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता था। इस कत्लो गारत के खदशे को रोकने के लिए और फिर उससे पैदा होने वाली ज़ाती रंजिशों और दुश्मनियों को रोकने के लिए खुफिया राय दही का आगाज़ हुआ, ताकि लोग आज़ादाना तौर पर किसी खौफ के बगैर अपनी राय का इजहार करें। पाकिस्तान में जब 1973 का आइन बन रहा था तो जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो आइन साज थे, उनका जो था, उनका इंटेंट क्या था, उनका इरादा क्या था। अंग्रेजी में एक मुहावरा है,
इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मुहावरा भी इसीलिए वजूद में आया कि जो आइन साज है उनका वो क्या चाहते थे। पाकिस्तान में जो आइन साज थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, वली खान, मौलाना मुफ्ती महमूद उस ज़माने के, मौलाना शाह अहमद दुरानी उस ज़माने के तमाम जय्यद रहनुमा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, असगर खान साहब, ये वो तमाम लोग थे जो जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं। पाकिस्तान की सियासत में जो करप्शन के इल्ज़ाम है वो तो नई लौट पर आए हैं। जो ज़िया-उल-हक के बाद जिन्होंने सियासत की उन पर ये करप्शन के इल्ज़ाम आए और करप्शन का सिलसिला भी पाकिस्तानी सियासत में ज़िया-उल-हक के बाद शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले के लोगों पर करप्शन और अकरबा परवरी के कोई इस तरह के इल्ज़ाम नहीं थे। ये तमाम समझदार लोग थे, आइन और कवानीन को जानते थे, पढ़े लिखे लोग थे, आला तालीम याफ्ता थे। उनको ये वो शख्सियात थी जिनमें फोक विजडम बहुत ज़्यादा थी। मसलन आप एक नाम है राणा चंद्र सिंह, अब तो लोग शायद उनको भूल गए। उमरकोट के एक बड़ी शख्सियत थे, उमरकोट सिंध और थपारकर में। उनकी जो वो मैट्रिक पास नहीं थे, लेकिन जो आइन पर उनकी तकरीर है कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में, उसे उस आइन पर यानी 1973 के आइन के हवाले से तमाम जो उनके अकाबरीन थे, उनके हामी और मुखालिफ, वो बेहतरीन तकरीर करार देते हैं। तो इस ऐसे लोगों ने जब ये आइन तैयार किया तो उनके जहन में यही था कि जब पाकिस्तान चूंकि एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, बलूचिस्तान में कई कौमें आबाद हैं, सिंध में सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, पख्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, महाजिर भी हैं, और इसी तरह पंजाब में दो कल्चर्स हैं, पंजाबी कल्चर है और फिर खैर वैसे तो पंजाब में 3 कल्चर है, पोठवारी, लेकिन ये सेंट्रल पंजाब का हिस्सा ही समझा जाता है। अपर पंजाब जो है वो सेंट्रल पंजाब का हिस्सा समझा जाता है। मरी की ज़बान और है, जेलम से ऊपर अटक तक के इलाके में और ज़बान बोली जाती है, जिसे खिता पोठवार भी कहा जाता है। पिंडी से रावलपिंडी डिवीजन यूँ समझ लीजिए। मियाँ वाली का और कल्चर है, लेकिन यहाँ सियासी सोच तकरीबन एक जैसी है, जो अपर पंजाब है या सेंट्रल पंजाब है। लेकिन सराइकी बेल्ट में की ज़रूरियात और हैं, कल्चर और है, ज़बान और है, सियासी सोच और है। तो इस तमाम तनाजुर में ये ज़रूरत महसूस की गई कि चूँकि कौमी असम्बली में डायरेक्ट या बराह रास्त हक़ राय दी की बुनियाद पर इलेक्शन होता है, आवाम वोट डालते हैं, और पंजाब का साइज़ चूँकि सबसे बड़ा है, सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा नशिस्तें हैं, और पंजाब की ओवरऑल नशिस्तें, सराइकी बेल्ट की नशिस्तें भी अगर आप मिला लें तो वो तमाम नशिस्तें सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से, इस वजह से ये ज़रूरत महसूस हुई कि चूँकि पाकिस्तान में, और फिर एंटी वन यूनिट तारीख चली थी, जब ये आइन फ्रेम हो रहा था तो बांग्लादेश ताज़ा ताज़ा अलहदा हुआ था, उसके बाद पख्तूनिस्तान की आवाज़ें उठा करती थी खैबर पख्तूनख्वा से। तो इन नेशनलिस्ट आवाज़ों के मुकाबले के लिए आइन में एक ज़रूरत महसूस की गई कि सूबों को ऐसी आज़ादियाँ दी जाएँ, सूबों को वो हुकूक दिए जाएँ जिसके नतीजे में ये जो नेशनलिस्ट आवाज़ें हैं या अलहदगी पसंदों की आवाज़ें हैं, ये कमज़ोर होती चली जाए रफ्ता रफ्ता, और ऐसा होता भी रहा। लेकिन फिर ज़िया-उल-हक का ज़माना जब आया, जनरल मुशर्रफ का ज़माना दौर जब आया, अकबर बुगटी को शहीद किया गया, तो उसके बाद ये आवाज़ें फिर मजबूत हुई। लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए कि जब से खैबर पख्तूनख्वा को उसका नाम दिया है, वहाँ नेशनलिस्ट आवाज़ें कमज़ोर तर होती चली जा रही हैं, और प्रो पख्तून सेंटिमेंट भी है, हज़ारा सेंटिमेंट भी है, लेकिन वहाँ वो सूरत नहीं है अब जो 40 साल पहले हुआ करती थी। तो सूबों को फेडरेशन में पैरिटी देने के लिए ये तय किया गया कि सेनेट कायम की जाए, और फिर तमाम सूबों की नशिस्तें सेनेट में बराबर हो, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर। ये मुतनासिब नुमाइंदगी की जो नशिस्तें हैं ये सूबों की हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। ये बात तो तमाम आइनी माहिरीन भी कह रहे हैं, लेकिन जो इसका एक अखलाकी पहलू है वो यही है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें, या पश्तो बोलने वाले भी हैं और हिंद को की आबादी भी है, दोनों की अप्रोच मुख्तलिफ है, दोनों के नुमाइंदे अपने अपने हैं।
अपनी अपनी ज़बानें बोलने वाले। सिंध में इसी तरह कई ज़बानें बोलने वाले हैं, वो अपनी अपने इलाकों की नुमाइंदगी लेकर आते हैं। कहीं सेंटिमेंट किसी इलाके का, किसी हल्के का स्ट्रांग होता है, कहीं सेंटिमेंट माइल्ड होता है, और कहीं कौमी यकजहती की जरूरत महसूस की जाती है। बलूचिस्तान में भी इसी तरह है, पठान हैं, बलूच हैं, ब्रावी हैं। तो इन इलाकों के जो लोग होते हैं उन पर अपने अपने हलकों के का दबाव होता है। लेकिन अब तीसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से कुछ लोगों को ले गई है और सेनेट का इलेक्शन लड़वाया जा रहा है कौमी यकजहती के तनाजुर में, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन इलाकों के जो जज्बात हैं उनको वोटिंग में ही रिफ्लेक्ट होना है, और अगर पार्टी की पॉलिसी के तहत वो दें, तमाम अराकीन वोट दें, तो उनके हलकों में, उनके इलाकों में उस पार्टी के खिलाफ भी नफरत बढ़ेगी, और उन लोगों के खिलाफ भी, उन शख्सियात के खिलाफ भी, उन नुमाइंदों के खिलाफ भी नफरत बढ़ेगी। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से ये खुफिया रायदही रखी गई, और साथ साथ लोगों को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने अपने जज्बात के हिसाब से, अपने इलाकों के दबाव के हिसाब से, अपने इलाकों की सूरत हाल के हिसाब से अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करें। तो दुनिया में और ये कहीं जो है वो जहाँ भी ऐसा, वो भी इन्हीं बुनियादों पर है। लेकिन ये वो मामला है जिसे ना सुप्रीम कोर्ट देख रही है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं रज़ा रब्बानी, लेकिन इसमें एक और इसका पहलू ये है कि आइन को छेड़ने का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है, वो किसी अदालत को नहीं है, वो सिर्फ पार्लियामेंट को है, वही उसमें तरमीम कर सकती है। अगर सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देती है जो हुकूमत के रेफरेंस के हक में हो, तो वो बाइंडिंग भी नहीं होगा, वो रेफरेंस पर राय होगी, बाइंडिंग इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट पर नहीं होगी। लेकिन फिर भी उससे मनफी जज्बात या इंतहा पसंद जज्बात के उभरने का खदशा ज़रूर मौजूद है। और यही एक वजह है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पीडीएम में शामिल जमातें जो हैं, या और जो जमातें हैं, वो इस बात की मुखालफत कर रही हैं कि ओपन बैलेट हो, और ये पाकिस्तान की यकजहती के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। इसलिए हम यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि जो कोई भी फैसला हो किया जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हो। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है, लेकिन आइन में तरमीम का नहीं। जो आर्टिकल 51 है या 59 है, उनमें मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की गई है, सेनेट की कंपोजिशन की बात की गई है, लेकिन जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से हतमी आर्टिकल है वो आर्टिकल 226 है। उसमें डेढ़ सतरी आर्टिकल है ये। उसमें बहुत वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया है कि पार्लिमान के तमाम इंतखाबात सिवाय वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर्स के, वो खुफिया रायदही की बुनियाद पर होंगे। इसमें एक पहलू ये भी है जो पीटीआई वाले भी बहुत जगह बात करते हैं कि जी लीडर ऑफ द हाउस को ये, या पार्लिमानी लीडर को डी सीट कराने का इख्तियार हासिल है, लेकिन वो इख्तियार महदूद है। पार्लिमानी लीडर जब बजट पास हो रहा हो, फाइनेंस बिल पर वोटिंग होनी है, तो फाइनेंस बिल पर वोटिंग में तमाम पार्टीज के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो अपने अपने मेंबर्स को हिदायत जारी करते हैं, और मेंबर्स को उन हिदायत पर पाबंदी करते हुए पार्टी पॉलिसी पर वोट देना है, क्योंकि वो डिवीजन की बुनियाद पर है। अगर वो डिवीजन में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेगा तो पार्लिमानी लीडर को यह हक हासिल है कि वो उसको डी सीट करा सके। इसी तरह आईनी तरमीम भी डिवीजन की बुनियाद पर होनी होती है, उसमें भी पार्टी पॉलिसी से खिलाफ वोट नहीं किया जा सकता, वहां भी नाअहल हो सकता है। यही वजह है कि 2018 के इलेक्शन में उसमें पीटीआई ने 20 लोगों को आइडेंटिफाई करके बहुत दावा किया जाता है कि उनको निकाल दिया, उनको सिर्फ पार्टी से निकाला था, उनको डी सीट नहीं कराया था, क्योंकि उनको डी सीट कराने के लिए ये साबित करना पड़ता कि जो वीडियो है वो उस इवेंट की है, और ये काम तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए पीटीआई ने भी उनको डी सीट नहीं कराया, वो आखिर वक्त तक मेंबर रहे और पीटीआई हुकूमत को वोट भी डालते रहे। नाज़रीन, अब आते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। खबर यह है कि गुज़िश्ता रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी रात इलेक्शन कमीशन में गुजारी। अब तक वो कल सुबह 9 बजे से जब से आए हैं अपने ऑफिस, वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। हमारे ये ज़राए कहते हैं कि NA-75 डस्का में जो पंजाब हुकूमत की या पंजाब इंतज़ामिया की और मकामी इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है, वो उसके ऊपर बहुत नाराज़ हैं।
एक जो आम फैम लफ्ज है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत तपे हुए हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से आज एक बयान भी जारी किया है, तहरीरी बयान जारी किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये बताया गया है कि रात 3 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रब्ते की कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से रब्ते की कोशिश की, रिटर्निंग ऑफिसर से रब्ते की कोशिश की, लेकिन कोई रब्ते में नहीं आया। आईजी पंजाब को तलाश किया, उनसे एक दफ़ा दिन में बात हुई थी लेकिन वो भी राब्ते में नहीं आए। चीफ सेक्रेटरी को फाइनली उन्होंने सोते में से उठाया और चीफ सेक्रेटरी ने कुछ करने की कुछ यकीन दहानी कराई क्योंकि इलेक्शन रुक गए थे। उसके बाद वो भी उन्होंने भी अपने आप को अदम दस्तयाब कर लिया। ये अल्फाज है उस जो इलेक्शन कमीशन के तहरीरी बयान के। ये हुकूमत वक्त के खिलाफ एक चार्जशीट है, पंजाब हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है क्योंकि इंतजामिया उसके कंट्रोल में है। गो के उस हल्के की इंतजामिया इलेक्शन के पर्पस के लिए इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होती है, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर तो पंजाब इंतजामिया कंट्रोल में है। और पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ राना साउल्ला को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची भी थी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इलेक्शन कमीशन का जो आज का बयान है वो हुकूमत वक्त के लिए एक मुकम्मल चार्जशीट है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इसको पॉइंट आउट भी कर दिया है और जमातें भी इसको पॉइंट आउट कर रही हैं। आगे जाकर यह सूरत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है क्योंकि NH-75 के 20 पोलिंग स्टेशन का नतीजा तब्दील करने की कोशिश की गई है और जो नतायज की तब्दीली है वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका ये इख्तियार होता है, और जिनका ये इख्तियार है था गुज़िश्ता रोज़ वो हुकूमत के मातहत आते हैं। इसलिए PTI का ये वावेला कि एहसन इकबाल या किसी और के दबाव पर ये हुआ है, तो उसमें कोई कानूनी तौर पर और रवायती तौर पर उसमें जान नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, एक और भी अफसोसनाक खबर है इस हवाले से, सेनेट इलेक्शन के हवाले से। स्पीकर कौमी असम्बली को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की दीगर जमातों ने दरख्वास्त दी और जो असीर अरकान है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन उन्होंने टर्न डाउन कर दी है रिक्वेस्ट। ये बड़ी बदकिस्मती है। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। कौमी असम्बली और सेनेट के रूल्स जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस को ये इख्तियार देते हैं कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे। उन्होंने पार्टी दबाव में या इमरान खान साहब के दबाव में उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फिर हिदायत की कि जी वो इलेक्शन कमीशन से रब्ता करे। हालांकि ये कौमी असम्बली का इजलास ये तलब किया है, सदर मुमलिकत ने स्पीकर इसकी सदारत करेंगे। तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस आइन के तहत अपने हाउस के मेंबरान के जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने अपना कद छोटा किया क्योंकि पहले ही उनके ऊपर, और ये बहुत वाज़ेह सबूत, बहुत वाज़ेह इल्ज़ाम हैं और दिखाई भी देता है कि स्पीकर अपनी पार्टी के दबाव में बहुत तवील अरसे से शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जब गिरफ्तार थे और खुर्शीद शाह के और दीगर अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं कर रहे, ये तनाज़ा पहले से मौजूद है। अब उन्होंने अपना कद और छोटा किया। अगर वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते तो कौमी असम्बली में और पार्लिमान में ये मामला बहुत आसान हो जाता, उनका कद, सियासी कद बढ़ता, लेकिन वो ये जुर्रत नहीं कर सके। चेयरमैन सेनेट जो हैं वो वहाँ कोई तनाज़ा नहीं होता, वो अपने, उनमें अच्छी बात है, वो अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करना जानते हैं और प्रोडक्शन ऑर्डर हमेशा जारी करते हैं। आपको कभी सेनेट में ये तनाज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे अदारों के सरबराहान जो हैं, मुंतखब सरबराहान, वो अपनी पार्टी उससे बाहर नहीं निकल सके। मुझे याद है यूसुफ रज़ा गिलानी जब स्पीकर थे, शेख रशीद गिरफ्तार थे, उन्होंने किसी दरखास्त के बगैर उन्होंने शेख रशीद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और फिर करते रहे। बेनज़ीर भुट्टो उनसे नाराज़ हुई तो उन्होंने बीबी को जाकर ये समझाया कि ये आपके हक में बेहतर है, और बीबी को बात की बाद में समझ भी आई। और स्पीकर का किरदार यही होना चाहिए। नाज़रीन, अब एक और खबर, इसको पॉलिटिकल तराजू में बड़ी खबर भी कहा जा सकता है। आसिफ अली जरदारी जो बीमार हैं, दिल की तकलीफ है और वाकई बीमार हैं, लेकिन वो सरगर्म है अपने जेल के साथी और दोस्त और टाइम टेस्टेड दोस्त यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए।
उनके हवाले से खबर यह है कि वो इलेक्शन से एक दो रोज़ पहले इस्लामाबाद आ सकते हैं, ताकि इस्लामाबाद में बैठकर फाइनल हिकमत अमली तरतीब दी जा सके कि किसने जितवाना है, राब्ते किए जा सकें। लेकिन वो 3 मार्च को कौमी असम्बली के इजलास में भी शरीक होंगे और अपने यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में वोट भी करेंगे। वो के हवाई सफ़र उनके लिए बहुत मुनासिब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये कहना है कि डॉक्टर उनके साथ ट्रैवल करेंगे कराची से इस्लामाबाद तक, और जब तक वो इस्लामाबाद रहेंगे डॉक्टर भी रहेंगे। शाजिया मरी ने उनकी आमद की तस्दीक भी की है। शाजिया मरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सेक्रेटरी इतलात भी हैं और चीफ विप भी हैं। उन्होंने तस्दीक किया है कि आसिफ जरदारी इस्लामाबाद आ रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।